नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी विषय पर बनाए गए वीडियो पर सवाल जवाब होते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि लोग गंभीरता से वीडियो को देख रहे हैं। सवाल जवाब एक अच्छी परंपरा है जो सोच और लेखन को एक नया आयाम देती है, नया दृष्टिकोण देती है। संदीप नामा के कुछ वीडियो पर जागरूक श्रोताओं ने कुछ सवाल पूछे, तो मैंने सोचा अलग अलग उत्तर देने की बजाय एक वीडियो बनाकर ही सभी की जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करूं। कोशिश की मैंने। हमारे कुछ विद्वान साथियों का मत था कि मुझे संविधान और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर विपरीत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा तर्क है कि जब संविधान और रूल ऑफ लॉ सेलेक्टिव हो जाए, जब वह सिर्फ ताकतवर का खिलौना बन जाए या कुछ कानून के दलालों की कठपुतली, तो उस पर सवाल उठाना ज़रूरी है, सवाल उठना लाजमी है। 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई तो इससे क्या किसी देशवासी का भला हुआ? सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बची। रूल ऑफ लॉ इतने हाशिए पर रहा कि लाखों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हजारों पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। रूल ऑफ लॉ का एक उदाहरण और देखिए। कुछ वर्ष पहले अभिनेता सलमान खान को सुबह अदालत ने सज़ा सुनाई और दोपहर में इसकी अपील हाईकोर्ट में दाखिल हुई। तत्काल सुनवाई हुई और सज़ा स्थगित कर दी गई। क्या यही मापदंड किसी आम आदमी के लिए एप्लीकेबल है? देश की विभिन्न अदालतों में 5.25 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 63,000 मुकदमे लंबित हैं। 70,000 मुकदमे विभिन्न अदालतों में 30 साल से लंबित हैं। 30 साल से 70,000 मुकदमे लंबित हैं। 2 हाई कोर्ट में 3 मामले 72 साल से लंबित हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कश्मीर में दशकों संवैधानिक व्यवस्था हाशिए पर रही, कोई लोकतंत्र था ही नहीं वहाँ, या यूँ कहें कि संवैधानिक व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाई, वह भी संविधान की एक धारा 370 के कारण। अलगाववादी हावी रहे, हजारों बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए, देश विरोधियों का वर्चस्व रहा, कश्मीरी पंडितों का पलायन, महिलाओं का बलात्कार, लूटपाट, घर जलाना। कहाँ था रूल ऑफ लॉ? कहाँ था रूल ऑफ लॉ? 15% से कम को ही माइनॉरिटी कहा जाता है। यहाँ तो पूरा आयोग बना हुआ है। संविधान में सेकुलर शब्द भी चाहते हो और माइनॉरिटी के लिए योजनाएं भी चलाते हो। सेकुलरिज्म और माइनॉरिटिज्म क्या एक साथ चलेगा? उचित है? क्या यह विरोधाभासी नहीं है? अगर संविधान के पैमाने के मुताबिक देखिए तो पारसी, यहूदी और सिख के अलावा कोई माइनॉरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, गौर करिएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख में, संरक्षण के कारण। जस्टिस शेखर यादव ने यही कह दिया तो बवाल हो गया। शो मी द फेस, वी विल शो यू द लॉ। व्हाट नॉनसेंस। संविधान और रूल ऑफ लॉ पर तर्क रखने वाले क्या बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, केरल या कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्थाएं किस स्थिति में हैं? कोई संविधान को मानता है वहां पे? कोई नहीं मानता है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली, मुर्शिदाबाद की घटनाओं के बाद क्या आपको अभी
लगता है कि रूल ऑफ लॉ वहां पर एप्लीकेबल है? पूरे देश के लिए सरकार की विभिन्न आयुष्मान चिकित्सा योजना लागू की गई गरीबों के इलाज के लिए। पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उड़ीसा की सरकार ने इसको लागू करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। और अगर ये योजना लागू होती, जो कि केंद्र सरकार की योजना थी, तो इसको श्रेय केंद्र सरकार को मिल जाता। क्या उखाड़ लिया केंद्र सरकार ने? दो सरकारों के बीच की चक्की में पिसा कौन? आम आदमी, गरीब आदमी। ममता बनर्जी ने तो यह तक कह दिया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा या आदेश दिया तो भी वह ये आदेश नहीं मानेंगी, तो वह ये आदेश नहीं मानेंगी। वैसे जो लोग मुझे लेखन में विवेक इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जागरूक होकर उन्होंने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे देश विरोधी नारा लगाने वालों की भी आलोचना की होगी। बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय, देश की गद्दार से भी सवाल पूछे होंगे जब उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने भारतीय सेना पर शर्मनाक और बेहुदा टिप्पणी की थी। जब शाही इमाम मौलाना बुखारी ने अप्रैल 2001 में केंद्र और राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि हाँ, उनके पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान से संबंध हैं, जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। सांसद आजम खान ने संसद में खड़े होकर कहा कि भारत के मुसलमानों को एक और राष्ट्र के लिए प्रयास करना होगा। भारत माँ को इसी आजम खान ने डायन कहा और आपका संविधान या कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे देश विरोधी लोगों को, ऐसे बयानबाजी करने वाले लोगों को लोकप्रियता मिली सो अलग। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर बिरयानी खिलाई, याद है? 2 सितंबर 1953 में राज्यसभा में बहस के दौरान संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव से खफा होकर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को अप्रासंगिक बताते हुए खुद कहा कि वह इसे फाड़ कर जलाने वाले पहले इंसान होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्यों कहा? उनके इस बयान पर काफ़ी हंगामा मचा। 2 साल बाद 19 मार्च 1955 में जब सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के बयान पर चर्चा शुरू की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने फिर खड़े होकर कहा कि जो 2 साल पहले मैंने कहा था, मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। उन्होंने वो बयान फिर से दोहराया संसद में, राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। जो संविधान सभी को समान अधिकार न दे, उसे फाड़ कर फेंकना ही उचित है, और अगर इसमें सुधार नहीं किए गए, रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया, तो मैं इसे फाड़ दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द थे। एक और उदाहरण देता हूँ। तकरीबन 3 दशक पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज एसके मुरली ने एक छोटे से घटनाक्रम को संज्ञान लेते हुए कहा था कि एक फर्जी मुकदमे में किसी सरकारी विभाग के लिपिक को सजा हो गई। उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी फ्रेम की गई, तमाम साक्ष्य उसके खिलाफ इकट्ठे कर लिए गए। साक्ष्य चूंकि उसके खिलाफ थे, इसलिए जज या वकील ये जानते हुए कि वो निर्दोष है, ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, कुछ ना कर सके। उसका परिवार तबाह हो गया, सालों लग गए, पत्नी का देहांत हो गया, बेटी ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। जिस दिन उसका मुकदमा छूटा और वह बरी होने को था, जेल से रिहाई से पहले ही उसकी मौत हो गई। रिटायर्ड जज एस के मुरली ने तब टिप्पणी की थी कि वह जानते थे लेकिन कुछ ना कर सके। यह रूल ऑफ लॉ नहीं है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने सितंबर 1990 में
वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना सहित 4 सैनिकों को बेदर्दी से मार दिया था। एक गवाह भी था जिसको 4 गोलियां लगी थीं और उसने बाकायदा गवाही दी। उसने कोर्ट में यासीन मलिक को पहचान लिया। उसने कहा कि हाँ, इस घटना में ये शामिल था, मौजूद था वहाँ पे। लेकिन आज तक उस मुकदमे में फ़ैसला नहीं आ पाया है। 35 साल हो गए हैं, इस मुकदमे का फ़ैसला नहीं आया है। इस समय तो वह 2017 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद है। एक ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ले लीजिए। थाना सुनगढ़ी के समीप एक हृदय रोग विशेषज्ञ के निजी अस्पताल के बाहर श्याम बिहारी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति, छोटा सा खोखा लगाकर चाय बेचता है। 40 सालों से, 4 दशकों से वहीं बैठ के चाय बेच रहा है। उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। अप्रैल में देर रात एक वाहन ने टक्कर मारकर उसका खोखा तहस नहस कर दिया। वाहन की नंबर प्लेट वहीं पर गिर गई। इस घटना के बाद भूखे मरने की नौबत आ गई श्याम बिहारी के परिवार की। श्याम बिहारी दमे का मरीज भी था, अस्थमेटिक था। वे कोतवाली सुनगढ़ी पहुंचा, कोतवाल के हाथ पैर जोड़े, तहरीर दी, लेकिन आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कह दिया जाता है कि ये मामला उत्तराखंड का है। अगर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति डकैती डाल दे या कत्ल करके चला जाए तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? यही पुलिस करेगी। बस तगड़ा दबाव चाहिए या जेब भरी की जाए। श्याम बिहारी की कोई पैरवी करने वाला नहीं था, इसलिए बेचारा आज तक न्याय के लिए भटकता फिर रहा है। आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन रामपुर का भटकता रहा। रूल ऑफ लॉ है। श्याम बिहारी को आज भी उम्मीद है कि शायद कार्रवाई हो, उसके खोखे का हर्जाना मिल जाए ताकि वह फिर से अपनी रोजी रोटी कमा सके। यह है रूल ऑफ लॉ की सेलेक्टिवनेस। कानून कितना किसकी सहायता करता है। हिम्मत है तो रूल ऑफ लॉ से आप इस गरीब को न्याय दिलाकर दिखाइए, दिखाइए। ताकतवर कानून को जेब में रखकर घूमते हैं, ताकतवर कानून को जेब में रखकर घूमते हैं। किसी कमज़ोर गरीब आदमी के लिए कोई कानून सहायक नहीं होता है। ऐसे संविधान और कानून क्या अचार डाला जाए। हालांकि व्यवहारिक तौर पर मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आलोचकों का यह तर्क सही है कि देश संविधान और कानून से चलेगा और चलना चाहिए। लेकिन जब संविधान और कानून को चंद ताकतवर लोग या कानून के दलाल अपनी रखेल बनाकर रखें तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना सही है कि ऐसे कानून और संविधान को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। और मैं फिर पूरी माजरत के साथ दोहरा रहा हूँ कि ऐसे कानून और संविधान को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जवान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जय हिंद।